जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैलिडेशन करने के लिए मैं 12 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ संबंधित होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों से सूखा पड़ा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स जो है उतना खास कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा था मेरे हिसाब से। देखिए, बहुत लोग तो बहुत सारे टॉपिक्स डेली कुछ ना कुछ बता ही देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ प्रीलिम्स और मेंस जो यूपीएससी में जिस तरीके से प्रश्न एक बन रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, उस हिसाब से तो प्रश्न जो टॉपिक है वो नहीं मिल रहा था। और जो मिल रहा था उन सभी को मैं बना चुका था, उन सभी पे वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं जी20 के बाद से फिर आसियान। आप देखिए, आसियान के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये कुछ खास चीजें थी और आज जो है कुछ और खास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है अभी आज के जो द हिंदू है उसमें भी आपको ये सारी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, थोड़ा टाइम पे आ जाएगा धीरे धीरे करके। बस आप लोग जो है कंप्लीट अपना जो नोट्स है, जो तैयारी है, उसको करते रहिए। थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए इसको मेंटेन करेंगे और अपना जो है अब एनसीईआरटी का भी जो हम लोग देखने वाले थे, आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसका भी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैप प्रैक्टिस जो करेंगे इसी के साथ करेंगे, और प्लस भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद से MQ9B, फिर सेब की खेती, फिर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है अपने प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से। मेंस के लिए मैं आंसर राइटिंग के लिए आपको क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, मैप के रूप में हम लोग आज खुद इसी को देखने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला यहाँ से आपको जो है प्रश्न बनेगा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये इस तरीके से ही केवल अगर आपसे नॉर्मली प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से देश जो हैं वो सम्मिलित हैं या संबंधित है उससे। ठीक है, तो आप मैप को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भारत। ठीक है, भारत के बाद से ये रूट जो है आप देखेंगे यहाँ से होते हुए। ठीक है, आप सबसे पहले ये यूएई जाएगा। ठीक है, यूएई के पोर्ट से फिर यहाँ से फिर रेल रूट बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा न्यूज में क्यों है क्या है। मतलब न्यूज में इसीलिए है क्योंकि देखिए, ये अभी एक तरीके से यूएई के साथ जो सऊदी अरेबिया और पूरा G7 कंट्रीज है, वो लोग भी साथ में मिल करके आकर के ये एक नया कॉरिडोर बनाने का यहाँ पे अभी जो है प्रस्ताव ये लोग ने पेश किया है। ठीक है, प्रस्ताव पेश करने का मतलब G20 में सभी एक साथ मिल करके इस ये एक जो इस प्रकार का जो MOU है उस पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये एक रूट बनाने के लिए जो है इतने सारे देश अभी मैं बताऊंगा वो सभी एक साथ आ करके पूरा यूरोपीय क्षेत्र में, देखिए जितने यूरोपीय क्षेत्र है वो लोग इधर अपना एक व्यापार कर सकते हैं और इधर हम लोग जो है हम लोग इधर से अपना व्यापार कर सकते हैं। तो एक बेहतर रूट बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग उसी को देखने वाले, समझने वाले। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि हम लोगों को कौन कौन से देश से जुड़े हुए हैं उसको देखना है। ठीक है, तो यूएई। ठीक है, यूएई के बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बाद से फिर आप ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे मैप में, ये आपको जॉर्डन दिखेगा। जॉर्डन के बाद से इसराइल, और इसराइल के बाद से तो फिर से ये मेडिटेरियन सी आता है। तो मेडिटेरियन सी में आपको फिर से यहाँ पे जो है सी रूट मिलेगा, और फिर उसके बाद से इटली आएगा, इटली के बाद से फ्रांस आएगा, और फ्रांस के बाद से लास्ट में जर्मनी आएगा। ठीक है, तो ये रूट है इस तरीके से। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है सऊदी अरेबिया जो है सबसे ज़्यादा इसमें एक तरीके से इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। ठीक है, और हमारे लिए भी काफ़ी एक बेनिफिट होगा इससे। हम लोग जिस तरीके से जो रूट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं एक और रूट अलग से विकल्प के रूप में बन रहा है। प्लस चाइना को देख रहे हैं किस तरीके से BRI उसका लगातार जो है वो भी हर तरफ जो है एक तरीके से वर्ल्ड में हर तरफ कहीं ना कहीं अपना रूट्स को पूरा घेरना चाह रहा है, मतलब मार्केट को। तो उससे भी एक विकल्प के रूप में, ठीक है, हम लोग के पास भी एक इस तरीके का रूट अगर तैयार रहेगा तो हम लोग काफी उससे जो है डिफेंड कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस रूट को आप मैप में समझ गए, अब थोड़ा सा हम लोग इसका कहानी समझते हैं, क्या कहानी है। एक एक चीज याद रखिएगा, टू द पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसी मैप के अंदर अगर आप लोग थोड़ा सा और ध्यान देंगे, अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। इधर का पोर्ट जैसे मुंबई, गुजरात, ये सभी पोर्ट्स है, ठीक है। लेकिन आगे आप जब बढ़ेंगे यहाँ से तो आप यहाँ पे आप देखते हैं कि एक दुबई का पोर्ट है, ठीक है। मतलब ये जो जितने जो देश है ना, देश में जो जो चीजें जो इम्पोर्टेंट जगह है, जो इम्पोर्टेंट सिटी है देश के अंतर्गत, तो उन सभी चीजों को यहाँ पे एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मली ध्यान रख सकते हैं, अगर रखेंगे तो यहाँ पे आपको दुबई, ये जेले वाली इस तरीके का यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद से यहाँ पे और आगे आएंगे तो और देश यहाँ पे जो अलग कंट्रीज है वो दिख जाएगा कि अल गेवीफत, ठीक है। अल गेवीफत इस तरीके से नाम है। और उसके बाद से फिर ये हरद, ठीक है, ऐसा नाम है। फिर रियाद, ये सब रूट्स बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आप लोग के ऊपर है, हो सकता है आ जाए ऐसा प्रश्न, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन लगभग देश से जुड़ा हुआ कॉरिडोर है तो लगभग देश को ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल अल हदीथा, ठीक है, फिर हाइफा, फिर यहाँ पे ये पीरेस, ठीक है, पिरायस, जो भी जैसे आप लोग पढ़ें समझ में आ जाए आपको उस हिसाब से पढ़ लेना आप लोग। तो ये सब रूट्स है, ठीक है, जिसको भी आप लोग चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब कहानी देखते हैं, क्या कहानी है। तो अभी आप देख रहे हैं G20 का जो सम्मेलन हो रहा था, उसके अंतर्गत ये सारी बातें की गई हैं, ठीक है। इसमें जो है एक एक तरीके से इसको जो है ये रूट के लिए एक प्रोजेक्ट पे सभी जो देश इसमें जुड़े हुए हैं सभी लोगों ने इसमें साइन किया। तो कौन कौन से देश हैं इसमें? भारत है, यूएई है, सऊदी अरब है, यूरोपीय संघ है, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, अमेरिका, ठीक है। तो इतने लोग इसमें शामिल हैं। देखिए अमेरिका एक आपको अलग से दिखा, अमेरिका इसमें भी शामिल है, इसलिए शामिल है। और G7 में आपको बोला हम लोग इससे पहले G20 में, जो मैं आपको G20 का एक अलग से वीडियो दिखेगा उसमें मैं सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ, G7 क्या है, G8 क्या है, सभी चीजों के बारे में बताया हूँ। तो काफी अच्छे से आपको उसको एक बार वीडियो जरूर देखना चाहिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो G7 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, ठीक है, प्लस ये सब तो शामिल है ही। इसी में बहुत सारे ऐसे देश भी हैं इसी में जो कि G7 में भी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अमेरिका, अगर हम लोग कहें कि अमेरिका क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसका मुख्य रूप से सबसे मेन टारगेट में है चाइना, ठीक है। क्योंकि चाइना जो है आप देख रहे हो BRI उसका अलग से एक जो रूट, हर तरफ जो है रूट आप देख रहे हैं कि वो बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से इकोनॉमी को पूरा घेरने का प्रयास कर रहा है कहीं ना कहीं, आप चाइना को अगर देखें तो। और अगर इस पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि अमेरिका का एक अलग पावर है ना, उसका एक अलग पावर है, लेकिन पावर कहीं ना कहीं जो है कम होता जा रहा है। चाइना का जिस तरीके से प्रभाव आप देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर अमेरिका का एक पावर अगर कमजोर हो रहा है, मतलब कोई भी देश जो है पहले से अगर पावरफुल है, लगातार आप देख रहे हैं कि वो आगे चल रहा है, और फिर जो है इस मतलब कहीं ना कहीं इसको अगर इससे कोई और मजबूत होने लगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चाइना वैसे भी काफी गलत तरीके से देशों पे जिस तरीके से जो है वो लोगों को लोन दे करके परेशान करके फिर उनको खुद उनका जिस तरीके से यूज कर रहा है, तो ये सब भी चीजों के कारण से भी जो है आगे चल कर खुद हमारे ऊपर भी दबाव पड़ता है, ये सब चीजों का भारत पर भी दबाव पड़ता है। तो इस तरीके से जो है अमेरिका भी आकर के कोशिश कर रहा है कि जो है अलग से विकल्प मिले हम लोगों को भी, अलग से अगर रूट रहेगा तो बिजनेस वगैरह हर चीजों को यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग में बेहतर स्थिति हम लोग बना करके रख सकेंगे आगे चल करके, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं कुछ समय पहले, मैं अभी शायद कल भी बात किया हूँ कि एक और रूट आप देख रहे थे जो हम लोग का ये वाला जो सी, इधर से जो हम लोग रेड सी से होते हुए जाते हैं, वो भी ये जो रूट है ये भी कई बार विवादित रहता है, कई सारे ऐसे इसमें परेशानियां रहती हैं अलग अलग से, ठीक है। तो उससे भी एक और यहाँ पे हम लोग को विकल्प मिल रहा है ना। तो हर तरफ से आप लोग और सोचिएगा, मैं तो केवल एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप लोग और अच्छे से अलग अलग तरीके से सोचिएगा उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब कहानी समझ में आ गया।
अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो यह जो परियोजना है इसमें रेल शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि PGII के लिए एक साझेदारी हिस्सा है ये। और इस परियोजना का लक्ष्य जो है विकासशील देशों में यहाँ पे बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। इस परियोजना में G7 के देश एक साथ आएंगे इसमें और सहयोगात्मक प्रयास करेंगे। PCII परियोजना जो है उसको चीन की जो है बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और ध्यान से समझिएगा सारी चीजें, जो भी चीजें यहाँ पे मैं लिखा हूँ उतना में आप लोग अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से अपना तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, कुछ और पॉइंट होगा तो उसमें आप अपना ऐड कर लीजिएगा, लेकिन इतना कम से कम आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यह गलियारा जो है यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया की रेलवे और समुद्र के माध्यम से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप पूरा एशिया लगभग हम लोग का जो सॉरी पूरा एशिया नहीं बोलेंगे, मतलब अगर हम लोग देखें कि पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी एशिया से होते हुए मैप थोड़ा सा देखते हैं ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वाला पश्चिमी एरिया कहीं ना कहीं जो है एशिया जो है इधर का ये एक तरीके से रूट में कवर करेगा। फिर आप देख रहे हैं कि ये पूरा यूरोप को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो रूट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नॉर्मली तो आप लोग जान रहे हैं मेन इकोनॉमी रहेगा। ठीक है, तो वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ना, स्वच्छ ऊर्जा के विकास और निर्यात का समर्थन करना, समुद्र के नीचे केबल ऊर्जा ग्रिड दूरसंचार लाइनों का विस्तार करना है। वास्तविक गलियारे में दो अलग अलग गलियारे होंगे, इसी में अलग अलग होंगे, एक पूर्वी गलियारा होगा एक उत्तरी गलियारा होगा। जैसे कि इसी में जो पहला जो है इसमें भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और दूसरा जो है अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। देखिए आपको मैप में भी खुद दिख जा रहा होगा। ठीक है, एक तो यहाँ से भारत को यहाँ तक आपको ये रूट सी रूट जोड़ रहा है, फिर आप देख रहे हैं ये पूरा रेलवे लाइन होते हुए पूरा आप यूरोप को जोड़ रहा है, तो ये दो रूट इसमें माना जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें आप सदस्य कौन कौन से यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आएगा कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और आगे अब देखते हैं कि मुख्य रूप से मेन चीज कि भारत अगर इसमें देख रहे हैं कि आप लगातार भारत शामिल है। ठीक है, और तो भारत जिस तरीके से शामिल है इसमें, तो भारत को क्या फायदा होगी, भारत के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि मेंस के लिए यही इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए इसका मैप और थोड़ा बहुत कुछ कुछ खास पॉइंट जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए भारत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है। नॉर्मल जितनी बातें हैं इकोनॉमी के दृष्टि से है, एक ट्रांसपोर्टिंग जो है एक बेहतर पहुंच स्थिति होगा। ठीक है, एक बेहतर विकल्प मिल रहा है, चाइना को टैकल करने में सहायता मिल सकता है इससे। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। कुछ और बातें देखते हैं इसमें कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विकासशील देशों के बीच खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने में मदद करेगा। MOU के अनुसार इस गलियारे में भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल होगा। इस परियोजना में एक रेलवे नेटवर्क होगा जो कि मौजूदा समुद्री और सड़क मार्गों पर पूरक होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर और आगे देखिए कि मुख्य रूप से मध्य पूर्व से गुजरने वाले इस रेल मार्ग में बिजली के तार और स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने की योजना भी शामिल की गई है इसी के अंतर्गत। तो ये सब भी शामिल है इसी में। फिर परियोजना का लक्ष्य जो है ऊर्जा उत्पादों सहित शामिल देशों के बीच अधिक व्यापार को सक्षम बनाएगा। सक्षम व्यापार से संबंधित मुख्य रूप से तो बात वही है, और इस प्रोजेक्ट को चीन के विशाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं और लगभग ये सारी चीज़ों को जो जो चीज़ें हैं हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, आपको इसमें आंसर लिखना अभ्यास प्रश्न आपके लिए। देखिए यहाँ पे भारत के लिए भारत
मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे क्यों महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। ठीक है, 10 अंक का 150 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा एक बार लिखने का। और देखिए मुख्य रूप से आप लोग को एकदम छोटे छोटे, ज़्यादा मैं बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चीज़ें नहीं बताता हूँ, एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अभी तक समझ गए हैं। ठीक है, एक गलियारा है, ये बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं पूरा रूट। ठीक है, तो आप लोग इस मैप को भी देख करके बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत को किस तरीके से बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं, आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए आगे अगला टॉपिक पे चलते हैं। MQ9B बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि देखिए ये अभी न्यूज में है। ठीक है, और ये भी G20 से संबंधित है। ठीक है, मतलब G20 के अंतर्गत जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जब आए हुए थे उसी समय ये जो MQ9B है इस पर भी हस्ताक्षर किया गया। अब ये हम लोग इसको मतलब हमारे भारत में अब इसको एक तरीके से हम लोग लेकर के आएंगे। तो ये है क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बस इतना ही है इसमें, प्रीलिम्स के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि जो MQ9B सशस्त्र ये जो है ये क्या है, तो ये एक ड्रोन है। ठीक है, नाम इतना आएगा, प्रश्न देखिएगा प्रीलिम्स में MQ9B क्या है, तो ये एक ड्रोन है। ठीक है, और या फिर पूछ सकता है इससे इससे कुछ टॉपिक पे बात करके पूछ सकता है प्रश्न ऑप्शन के रूप में। तो ये किससे खरीद रहे हैं हम लोग खरीद रहे हैं अमेरिका से, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से जो है कुछ कुछ नई चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं रक्षा क्षेत्र में प्रश्न बनते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्रोन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए और ये लगभग आपको पाकिस्तान चाइना तक को हम लोग एक तरीके से इसमें कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इस ड्रोन के माध्यम से। ठीक है, काफ़ी बेहतर तरीके से निगरानी भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। MQ9B ड्रोन। ठीक है, तो ये MQ9 जो है रीपर का एक प्रकार है ये, मतलब MQ9B जो है ड्रोन जो है वो MQ9 रीपर का एक प्रकार है, और जिसका उपयोग ये हेलफायर मिसाइल जो है के एक संशोधित संस्करण को लॉन्च करने के लिए किया गया था, जिसने काबुल में अल कायदा नेता अयमान अल जवाहिरी को खत्म कर दिया गया था। तो ये सब बातें आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब जो ये MQ9B ड्रोन जो है वो MQ9 रीपर, ठीक है, इसी का एक प्रकार है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इधर से इस बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, केवल एक मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि अलकायदा का ही एक नेता था जिसका ये नाम है अयमान अल जवाहिरी। ठीक है, तो इसको ढूंढ करके जो है इसको खत्म कर दिया था ये। ठीक है, तो काफी ये बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से शक्तिशाली ड्रोन है, इंपॉर्टेंट ड्रोन है, मतलब बेहतर ड्रोन है। ठीक है, और देखिए आगे इसके बारे में MQ9B की दो वेरिएंट है अलग अलग तरीके से, एक है यहाँ पे स्काई गार्डियन और दूसरा है सी गार्डियन। ठीक है, तो स्काई गार्डियन और सी गार्डियन दो तरीके का ये वेरिएंट है अलग अलग तरीके से। ठीक है, और इसमें भारतीय नौसेना जो है 2020 से MQ9B सी गार्डियन का संचालन पहले से कर रही है। ठीक है, और ये जो ड्रोन है ये ड्रोन 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी काम कर सकता है, जिससे भारतीय सैन्य को उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी सीमा क्षेत्रों में निगरानी करने की क्षमता मिलती है। और प्रीडेटर की अधिकतम सहन शक्ति 40 घंटे की है। मतलब इसमें ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों को 40,000 फीट तक अधिक ऊंचाई तक जो है ये ड्रोन काम कर सकता है और 40 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। ठीक है, जो इससे लंबे समय तक निगरानी करने के लिए ये उपयोगी बनाती है। तो ये कुछ खास चीजें हैं उसके ये MQ9B के बारे में। MQ9B ड्रोन जो है वो स्वचालित टेक ऑफ और लैंडिंग, पता लगाने और बचने की प्रणाली, एंटी स्पूफिंग, GPS और यहाँ पे एनक्रिप्टेड संचार लिंक जैसे उन्नत सुविधाओं से भी लैस है।
तो ये सब कुछ कुछ जो है MQ9B के बारे में खास बातें हैं। सबसे मुख्य चीज, अगर कुछ आप भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन MQ9B क्या है, तो एक ड्रोन है ये, इस कम से कम इतना इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आगे, सेब की खेती, ये अभी क्यों हो गया इम्पोर्टेंट, तो देखिए इसमें क्या बात है, अभी न्यूज में चल रहा है ज्यादातर, क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अमेरिका से भी हम लोग सेब मंगा रहे थे जो, ठीक है, तो वो जो सेब हम लोग मंगा रहे थे उसमें क्या हुआ कि अमेरिका से जब सेब हमारे देश में आता है तो उस समय हम लोग कुछ उसमें टैरिफ वगैरह लगाते हैं निर्यात, जब हमारे देश में आता है तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है प्राइस जो है वो मैनेज रहता है हमारे देश में। जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसी में मेन जो है ये मामला चल रहा है कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो अब जैसे हमारे देश में अगर ये आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग इस पे कुछ शुल्क लगाते हैं, तो ये शुल्क के कारण से जो है इस जो अमेरिका के से आ रहा है हमारे भारत में जो सेब आ रहा है उस पे थोड़ा सा और प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ने से फिर क्या होता है कि हमारे जो देश का जो सेब है उसका भी एक कीमत बना रहता है। अभी क्या किया गया सरकार के द्वारा, ये जो अभी टैरिफ जो हमारे देश का देश में एंट्री करने से पहले जो लगाया जा रहा था, जो टैरिफ लगाया जा रहा था उसको थोड़ा सा कम किया गया। अब उससे क्या हो गया कि अब कम हो गया, तो इससे दो चीजें हुई मुख्य रूप से याद रखेंगे। एक तो पहला इसका जो इससे प्राइस कम हुआ, अब टैरिफ ही कम लग गया तो प्राइस भी कम हो जाएगा, तो और थोड़ा सस्ता हो गया। सस्ता होने के साथ साथ निर्यात और बढ़ गया। ठीक है, जो मतलब अमेरिका के द्वारा निर्यात बढ़ गया, मतलब अमेरिका से और ज्यादा सेब आने लगा। तो हमारे देश के अंतर्गत जो सेब है उसमें वो तो पहले से ही थोड़ा सा एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम जो है जो मतलब एक तरीके से जो इसका फसल है, ठीक है, और इसके जो कृषक हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही थोड़ा सा घाटे में चल रहे थे, फिर और वो लोग को एक तरीके से इसमें प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, तो इसी बात के कारण से जो है ये न्यूज में है, लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं लोग। सेब के बारे में समझ में आया कुछ? ठीक है, मतलब कोई भी चीज, किसी भी वस्तु अगर ज्यादा उस पे जो है उसका की उस पे टैरिफ वगैरह टैक्स वगैरह कम लगाएंगे तो उसका कीमत भी कम होगा, फिर अगर बढ़ा देंगे तो उसका कीमत भी अधिक बढ़ेगा। ठीक है, फिर भारत का जो जिस तरीके से जो वस्तु है उसमें भी फिर उसी हिसाब से हम लोग को अगर कम होगा तो फिर कम करके रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बिकेगा नहीं सेब या चाहे कोई भी ऐसा वस्तु है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मेन न्यूज में तो वो चीजें हैं उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, केवल हम लोग को जानकारी के लिए है, लेकिन मुख्य रूप से सेब के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। कुछ खास बातें, दो चार पॉइंट, ज्यादा नहीं, प्रीलिम्स के लिए केवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें भारत में सेब की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में की जाती है सबसे मुख्य रूप से, लेकिन उसके अलावा भी है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जो है इधर भी की जाती है। अगर सेब का उत्पादन जो है उसको करने के लिए क्या पारिस्थितिकी तंत्र परिस्थिति होनी चाहिए, जलवायु पारिस्थितिकी किस तरीके की होनी चाहिए, तो एक तरीके से शीतोष्ण कहीं ना कहीं ये शीतोष्ण फसल है, शीतोष्ण फल वाली फसल है ये। तो शीतोष्ण के मौसम में उस तरीके का क्षेत्र में, शीतोष्ण प्रकार के क्षेत्र में जो है ज़्यादातर वहाँ पे इसका फसल बेहतर होगा। और तापमान की स्थिति अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए तापमान। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे, आप लोग देखे होंगे कई बार इससे प्रश्न बनता है। उसके बाद से वर्षा किस तरीके से होना चाहिए, तो लगभग 1000 से लेकर के 1250 मिलीमीटर के आसपास अगर वर्षा होती है तो काफी अच्छा माना जाएगा सेब के लिए। और मिट्टी तो है यहाँ पे, मिट्टी जो है दोमट मिट्टी लगभग ज्यादातर होना चाहिए। ठीक है, अच्छी जल निकासी वाली जो दोमट मिट्टी होता है ये काफी बेहतर होता है, तो उस प्रकार का मिट्टी होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। देखिए ज्यादातर मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, ठीक है, सीधा टू द पॉइंट टॉपिक पे बात करता हूँ, तो आप लोग भी उसी तरीके से फोकस बना करके रखें, जितना जल्दी होगा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट टॉपिक है वैसे भी,
तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अगर आप लोगों ने 2 साल पिछले 2022 और 2023 का प्रश्न देखा होगा, तो अब पुरस्कार वगैरह, खेल वगैरह, ये सब चीजों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ पॉइंट, खास पॉइंट। सबसे पहला तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ये मुख्य रूप से इसमें दिया जाता है। मतलब वैज्ञानिकों को जो इंजीनियरिंग, साथ में इंजीनियर्स भी, इंजीनियरिंग जो मतलब एक तरीके से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कोई उत्कृष्ट कार्य किया है, तो उसको यहाँ पे ये जो पुरस्कार है वो मिलता है। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मुख्य रूप से पहला पॉइंट याद रखेंगे। इस पुरस्कार का नाम भारत के सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक और निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम से रखा गया है। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, जो 2022 में हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है, 2022 का पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया था, वो अब जा करके देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिले हुआ, तो डिले होने के कारण से न्यूज में चल रहा है अभी। तो हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो आप जान रहे हैं किसी भी क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाने का मुख्य रूप से उसको प्रोत्साहित करना ही होता है। तो यहाँ पे भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों के अनुसंधान और विकासात्मक कार्यों का सम्मान करना है, जिनमें सामाजिक और आर्थिक लाभ की भावना है। और देखिए मुख्य रूप से बात याद रखें, 45 वर्ष से कम आयु की किसी भी भारतीय नागरिक के लिए खुला है जो कि भारत में अनुसंधान में लगा हुआ है। भारत के प्रवासी नागरिक भी एलिजिबल होंगे, प्लस भारत में काम करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति भी इसमें पात्र होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने आज का जो करंट अफेयर्स था, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।